औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। याद रहे स्टूडेंट्स, ये डिस्कशन एमसीक्यूज के लिए होगी, यानी वो स्टूडेंट्स जो एमकैट और ईकैट के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर उनके लिए फ्रूटफुल है। और जो इस वक्त करंट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तरफ बेटा टेक्स्ट बुक मौजूद है और एक तरफ कॉपी मौजूद है। जहाँ पर ज़रूरत होगी न्यूमेरिकल्स की या यूनिट्स की तो मैं कॉपी में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज हम बुक से रीड करेंगे और बुक के वर्ड्स को समझेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। क्या मतलब है इसका? सर, द वर्ड काइनेटिक इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड काइनेटिक विच मीन्स मूविंग। याद रहे बच्चों, पेपर में इस तरह भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीक वर्ड, तो उसमें कई ऑप्शन में आपको काइनेटिक ढूंढना होगा, या फिर ये सवाल आ जाता है कि द वर्ड काइनेटिक इज ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। कभी कभी हमें पेपर में बहुत आसान सवाल आ जाता है, लेकिन हमारी थोड़ी सी गलती हमें उस आंसर तक नहीं पहुंचाती। सो हमने कहा कि सर काइनेटिक का मतलब क्या है? मूवमेंट है। याद होगा आपको, काइनेटिक एनर्जी जिसमें बॉडी मूव करती है। हेंस केमिकल काइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब जब बात कर लिया आपने केमिकल काइनेटिक्स की, तो वो चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है या डील करता है: रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, द मैकेनिज्म थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड एंड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, पेपर में एमसीक्यू कैसा पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स टू विच केमिकल काइनेटिक्स डील। अगर आपको ये चार याद होंगे तो इनमें से कोई ऑप्शन में दिया होगा, या फिर तमाम के तमाम दिए होंगे। अगर तमाम दिए होंगे तो ऑप्शन दिया जाएगा ऑल ऑफ देम का। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कितनी देर में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट का मतलब है वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा रिएक्शन फास्ट या स्लो होगा। मैकेनिज्म, किस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ता है, और वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनसे हम मैक्सिमम प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। अब वर्ड लिखा हुआ है रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब होता है बेटा टाइम, वेलोसिटी का मतलब हम यहाँ पर लेंगे स्पीड। During the course of a chemical reaction, the molar concentration of reactant gradually decrease, whereas that of product increase. Suppose कीजिए कि आपने पानी लिया, दूध ली, चीनी ली और पत्ती लिया। ये आपके क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। और इससे क्या बननी है? चाय बननी है। तो जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जाएगा, चाय बनना शुरू होगी, यानी प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? इंक्रीज होगा, और रिएक्टेंट आपके पास क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो याद रहेगा बच्चों को कि हमेशा प्रोडक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है, और रिएक्टेंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास मौजूद है टर्म रेट ऑफ अ रिएक्शन। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम और द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। कितनी देर में कितने रिएक्टेंट बने हैं, या कितनी देर में कितने रिएक्टेंट्स खत्म हुए हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, यूनिट टाइम में उसको हम नाम दे रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। और अगर मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को अपने पास नोट करता हूं, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमारे पास कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये x क्या है सर? x तो होती है कंसेंट्रेशन। t क्या है सर? t आता है हमारे पास टाइम। याद रहे बच्चों, जो d आपने इस्तेमाल किया है ये चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और टोटल आपके पास तीन तरह के सिंबल हैं जो आप चेंज में इस्तेमाल करते हैं। आप डेल्टा भी यूज करते हैं इस तरह, आप d भी इस्तेमाल करते हैं, और ये साइन भी यूज करते हैं। याद रहे कि ये तो आपने बहुत मरतबा इस्तेमाल किया होगा। ये चैप्टर नंबर 8 में आप इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 5 में बेटा थर्मोडायनेमिक्स की जब हम डेरिवेशन करते हैं, तो उस वक्त हम कहते हैं कि स्मॉल चेंज आया है, तो स्मॉल चेंज बराबर होता है इसके डी एल लिखते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो इसको हमने नाम दे दिया रेट ऑफ रिएक्शन का। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? हमें पेपर में अब इससे सवाल क्या पूछे जाते हैं? सर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। और अब हमें बुक में मुख्तलिफ इक्वेशंस दी जाती हैं और उनका हमें रेट इक्वेशन बनानी होती है। आइए रेट इक्वेशन बनाना सीखते हैं। हम कहते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास एक रिएक्शन था ए प्लस बी, जिससे मिलके स्टूडेंट्स हमारे पास बना सी। तो हमसे पूछा गया कि इस ए प्लस बी विल फॉर्म सी का हमें बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो हमने इसकी इक्वेशन इस तरह जनरेट की, डी एक्स अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। जब भी ये साइन रिमूव होती है तो क्या लगता है बेटा हमारे पास? जब ये साइन रिमूव होती है तो हमारे पास कांस्टेंट लगता है, तो हम कहते हैं डी एक्स अपॉन डी टी बराबर है के
कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये ए और बी क्या है हमारे पास, ये ए और बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। ये के क्या है सर, ये के हमारे पास कांस्टेंट है, और इससे हमने जो वैल्यू कैलकुलेट कर ली उसे हमने dx अपॉन dt का नाम दिया। अब अगर बच्चे कहते हैं सर ये dx अपॉन dt का यूनिट क्या होता है, ये x क्या था, हमने क्या लिखा बेटा, x है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किस में ली जाती है, मोलैरिटी में। हमेशा याद रखिएगा मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है सर, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल्स पर डीएम क्यूब। और एक अगर टाइम हम ऐड कर दें उसके साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड। तो यूनिट क्या बन जाएगा हमारे पास सर, यूनिट बन जाएगा मोल्स पर डीएम क्यूब डॉट सेकंड, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल डॉट डीएम क्यूब इनवर्स डॉट सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से भी बेटा लिखा जा सकता है। ये जो बात हमने अभी यहाँ पर सॉल्व की, अब हम बुक में से भी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम बुक अगर अपने सामने रखते हैं तो हम देख रहे हैं ए प्लस बी प्रोडक्ट में बना, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था ए और बी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। आपने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ए और बी के बराबर हो गया ए और बी के, यहाँ पर के क्या लग गया, कांस्टेंट लग गया। याद रहे बच्चों के हमारे पास कांस्टेंट है, अगर ए और बी की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए तो हमारे पास, अगर मैं आपसे कहता हूं, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, कि अगर ए और बी की कंसंट्रेशन 1 है तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, फॉर्मूला बनेगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर है के 1 और 1, 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या जाएगा बेटा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर है के। इसको हम नाम देते हैं यूनिट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। याद रहे ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो जवाब होगा व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज यूनिटी देन इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। यूनिटी मतलब होता है 1। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि साथ साथ जो एमसीक्यूज की बात हम सॉल्व करते जा रहे हैं ये इजीली हमें समझ में आ रहा होगा। अब देखें यहाँ पर बेटा, मुख्तलिफ आपको इक्वेशंस दी हुई और इन इक्वेशंस के आपको रेट कांस्टेंट निकालने हैं। हमें इतना पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए रिएक्टेंट से काम है, प्रोडक्ट से काम नहीं है। तो रिएक्टेंट में क्या लिखा हुआ है, PCl5, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, PCl5। अब यहाँ पर लिखा हुआ है NO प्लस O2, तो आपने NO भी लिख दिया और O2 भी लिख दिया, लेकिन NO के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका क्या बन गया, इसका स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ पर देखते हैं तो I के साथ 6 लिखा हुआ है, H के साथ 4 लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 और 4 आ गया। बस याद ये रखना है कि हमें चाहिए रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के साथ जो नंबर लिखा होगा वो उसकी पावर बन जाता है, वो उसकी पावर में शामिल हो जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप लोग नोट भी करते जा रहे हैं और साथ साथ आपको ये तमाम चीज़ें समझ भी आ रही हैं। फिर बेटा एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। याद रहे के की वैल्यू कांस्टेंट है और के की वैल्यू फिक्स होती है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। इट्स वैल्यू वेरीज विद टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो जाहिर है रेट ऑफ रिएक्शन में भी फर्क आएगा, और जब रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क आएगा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। Its values at a temperature remains unchanged when the concentration of either or all reactant is changed. एक ऐसा वक्त आ सकता है कि आप K की वैल्यू को चेंज होता हुआ नहीं देख रहे, चूंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच हो गया है और आपके पास भले ही अब कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट्स की। तो पेपर में अब इसका एमसीक्यू कैसे बनेगा, इसका एमसीक्यू बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद रहेंगे। अब आते हैं बेटा हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम हमेशा ये बात पढ़ते हैं कि टाइप जब भी आता है तो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, लेकिन कोई ना कोई बेस होता है। तो आज बेस है वेलोसिटी। तो हम कहते हैं सर रिएक्शन 3 तरह के होंगे, फास्ट, स्लो और मॉडरेट। फास्ट रिएक्शन यानी फौरन होने वाला, स्लो रिएक्शन यानी बहुत देर से होने वाला, और मॉडरेट रिएक्शन यानी दरमियाने वक्त में होने वाला। पहले मैं आपको केमिस्ट्री की एग्जांपल बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको जर्नल एग्जांपल्स भी बताऊंगा, तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। वेरी स्लो में देखो एग्जांपल हमने क्या लिखी है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर घर में लोहा है तो वो आज तो जंग नहीं पकड़ेगा ना, जंग पकड़ते पकड़ते बहुत वक्त लगाता है, तो हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे पास क्या है सर, वेरी स्लो रिएक्शन है। रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एलिमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड फ्रॉम कार्बन, यानी आज अगर आप जमीन में खड्डा करके उसमें कोयला डालते हैं तो क्या वो कल आपको डायमंड मिलेगा, नहीं सर, इसमें तो बहुत सारे साल लग जाते हैं। ये हो गया वेरी स्लो। वेरी फास्ट क्या हुआ, दीज रिएक्शन आर इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, फौरी तौर पर। ये इतना फास्ट है कि ये 10 की पावर -6 में, अब ये बेटा याद रखना है आपको एमसीक्यूज के लिए,
ऑल आयनिक रिएक्शंस आर ऑफ दिस टाइप। ये बात भी इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। देखो हम इंपॉर्टेंट बातें भी यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं, चूंकि पेपर में किसी भी तरह से घुमाकर सवाल पूछा जा सकता है। तो आयनिक रिएक्शंस इसकी टाइप हो जाते हैं। अब जितने भी आयनिक रिएक्शंस हैं वो सब इसकी एग्जांपल बन जाएंगे कि फास्ट रिएक्शंस हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ सच रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी ना किसी तरह सवाल में घुमाकर कह सकता है हमें। तो हमने कह दिया इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ सच रिएक्शंस। फिर है रिएक्शंस प्रोसीडिंग एट मॉडरेट स्पीड। These are the reactions which proceed at experimentally measurable rate. They have limited speed and are completed at the most in few hours. ये बहुत वक्त लगा रहे थे, ये फौरन हो रहे थे, ये कुछ घंटों में होते हैं। जितने भी आपके पास देखें ऑर्गेनिक और कोवलेंट रिएक्शंस हैं, ये बात भी हमें याद रहेगी। वो सब हम किसकी एग्जांपल में ले रहे हैं? वो सब हम इसकी एग्जांपल में ले रहे हैं। अब आइए बच्चों हम समझते हैं एक जनरल बात। अगर मैं आपसे कहता हूं कि घर में आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने में चंद घंटे लगते हैं। अगर आपको कहता हूं कि आम का दरख्त उगाना है, तो उसमें आपको कई सौ साल लगते हैं। और आपको अगर मैं कहता हूं रूह अफ़ज़ा शरबत बनाना है, तो उसमें कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कमेंट बॉक्स में कि खाना बनाना, आम का दरख्त उगाना और रूह अफ़ज़ा बनाना, ये किस में क्लासिफाई किया जाता है, तो मैं देखता हूँ कमेंट में कि आप लोग क्या लिखते हैं कि इनमें से फास्ट कौन सा है, स्लो कौन सा है और मॉडरेट कौन सा है। आइए बेटा यहाँ पर एक रीज़न समझते हैं कि कोई भी रिएक्शन फास्ट या कोई भी रिएक्शन स्लो क्यों होता है। एंजाइम्स की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो एंजाइम में हम कहते हैं कि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करते हैं और उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं। एक वर्ड यहाँ पर आ गया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? हम कहते हैं सर वो ताकत जिसके मिलने से रिएक्शन शुरू होता है, उसे नाम देते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर अगर आपको कोई इंटरनेट पैकेज करवाना है, तो पैकेज करवाने के लिए उस पैकेज की कोई डिज़ायर्ड फ़ीस होती है। उस डिज़ायर्ड फ़ीस को पे करने के बाद आप पैकेज आराम से कर सकते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी भी समझो कि वो पैकेज कराने के पैसे हैं, जिसके बाद आपका इंटरनेट पैकेज हो जाता है। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट व्हिच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। उसको हम नाम देते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। तो देख रहे हो यहाँ पर आपके पास ये ग्राफ की मदद से बताया जा रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होगी। अब इस बात को लिख लो बेटा, जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है वो रिएक्शन स्लो होगा, और जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है वो रिएक्शन फास्ट होगा। तो घुमा फिराकर इससे भी कोई ना कोई एमसीक्यूज में हमें बात पूछी जा सकती है। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एमसीक्यूज के हवाले से, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। टू मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर द डिटर्मिनेशन, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मेथड भी हो सकता है, केमिकल मेथड भी हो सकता है। आइए फिजिकल मेथड्स के नाम पढ़ते हैं। रिफ्रैक्ट्रोमेट्री मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, कैलोरीमेट्रिक मेथड, कंडक्टिविटी मेथड, पीएच मेथड एंड पोलेरीमेट्रिक मेथड। ये हमें पता होना बेहद ज़रूरी है कि किसमें क्या किया जाता है। हम कहते हैं सर रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या देखा जाएगा सर? हम उसका बेसिकली स्पेक्ट्रम देखते हैं, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन देखते हैं। कैलोरिक मीटर में हम क्या देखते हैं? कलर इंटेंसिटी चेंज होना देखते हैं। कंडक्टिविटी मेथड में क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पीएच मेथड में क्या देखते हैं? सपोज कीजिए आपने एसिड और बेस को रिएक्ट किया और आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो जितनी देर में वो न्यूट्रल होगा वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। पोलरीमेट्रिक मेथड में हम उसकी ऑप्टिकल रोटेशन चेक करते हैं। आपने अगर देखा होगा ग्लूकोज जो घरों में पीने के लिए आता है, उस पे कहीं अल्फा बीटा डेक्सट्रोज लिखा हुआ होता है। तो ये जो डेक्स्ट्रो लिखा हुआ है, एक जगह डेक्स्ट्रो होता है, एक जगह लीवो होता है। आपने कुछ एंटीबायोटिक्स बेटा खाई होंगी, उसका नाम होता है लीवोफ्लॉक्सासिन। आपने एक दवा खाई होगी, उसका नाम होता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। तो ये डेक्स्ट्रो और लीवो का कुछ मतलब है केमिस्ट्री में, और वो मतलब उसके स्ट्रक्चर पर होता है, उसको डिटरमाइन करते हैं हम पोलेरीमेट्रिक से। अब आइए केमिकल मेथड पर। केमिकल मेथड्स क्या होते हैं सर? हम कोई केमिकल रिएजेंट इस्तेमाल करें, उसको रिएक्शन परफॉर्म करवाएं, और फिर परफॉर्म करके हम उस रिएक्शन में ऑब्जर्व करें कि बेसिकली उसमें से हमारे पास किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया गया। अब बेटा हम आते हैं, दो टॉपिक अब हमारे पास है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और इसके बाद हमारे पास आता है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चूंकि न्यूमेरिकल बेस है, तो सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम अपने टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग पर आएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक वीडियो लेक्चर में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया करें, ताकि हमें इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। अब बेटा हमने बात की यहाँ पर एक टर्म की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? आप जब कभी भी इक्वेशन लिखते हो, सपोज करो इक्वेशन है 2a + b विल फॉर्म c,
तो आपके पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसेंट्रेशन ऑफ A इस पर स्क्वायर और कंसेंट्रेशन ऑफ B। A पर स्क्वायर क्यों आया, चूंकि सर यहाँ पर 2 लिखा हुआ था जिसकी वजह से हमने A पर स्क्वायर लिया। अब ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं आप, 2 और 1, 2 प्लस 1, आंसर क्या आ रहा है 3। तो आपका रिएक्शन क्या बन रहा है, थर्ड ऑर्डर बन रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है इस थर्ड ऑर्डर का कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए पर भी डिपेंड करता है और बी पर भी डिपेंड करता है। ए पर डबल डिपेंड करता है, बी पर सिंगल डिपेंड करता है। तो आपने 2+1 करके क्या कह दिया, 3। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा दिखेगा, ए से बी बन गया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसेंट्रेशन ऑफ A। चूंकि सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है तो कौन सा ऑर्डर बन गया, फर्स्ट ऑर्डर बन गया। इसके बाद अगर मैं आपको कहता हूं सेकंड ऑर्डर, तो वो कैसा दिख सकता है, a प्लस बी विल फॉर्म C, या फिर 2a विल फॉर्म B। तो ये आपके पास बना dx अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B। या फिर अगर सेकंड वाले के लिए आप बनाते हैं तो क्या बनेगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। तो दोनों सूरतों में आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा बेटा वो कौन सा आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास आ जाएगा सेकंड ऑर्डर। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या होगा सर, थर्ड ऑर्डर का मतलब है A प्लस बी प्लस सी विल फॉर्म D फॉर एग्जाम्पल। तो ये हो गया आपके पास dx अपॉन dt बराबर है k कंसेंट्रेशन ऑफ A कंसेंट्रेशन ऑफ B एंड कंसेंट्रेशन ऑफ C। तो 1+1+1 क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर। इसका मतलब है ये जो रिएक्शन था ये किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है रिएक्शन ए पर भी डिपेंड करता है और बी पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब है रिएक्शन ए पर भी डिपेंड करता है, बी पर भी डिपेंड करता है और सी पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करते। अच्छा सर, ये क्या बात हो गई कि रिएक्शन रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, अब मैं आपको कहता हूँ, फिर आपको मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपने चीनी, दूध, पत्ती, पानी ये सब कुछ लिया और इस सब को आपने एक पतीली में डालकर चूल्हे पर रख दिया, लेकिन चूल्हा ऑन नहीं किया, गैस नहीं आ रही, आग नहीं लगी, क्या चाय बनेगी? आपका इस वक्त जवाब होगा नहीं सर, चाय नहीं बनेगी। जब बेटा चाय नहीं बनेगी इसका मतलब चाय का बनना चीनी पर, पत्ती पर, दूध पर, पानी पर, पतीली पर डिपेंड नहीं कर रहा था। चाय का बनना आग पे डिपेंड कर रहा था। आग को चाहे आप कैटलिस्ट कह लें। तो चूंकि वो उन पर डिपेंड नहीं कर रही थी, आग पर डिपेंड कर रही थी, तो वो कौन सा ऑर्डर बन गया, वो जीरो ऑर्डर बन गया। तो अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी, और जरूर है कि इसके ऊपर अब कुछ लिखा जाएगा। यानी इसकी पहचान बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, वरना तो आप इसको क्या समझोगे, सेकंड ऑर्डर समझोगे। काम बच्चा लिखाएगा सेकंड ऑर्डर है। पहचान ये है बेटा कि आपके पास क्या होगा, आपके पास इस पर कुछ या तो कैटलिस्ट लिखा होगा, टेम्परेचर, सनलाइट, हीट, या फिर ऐसा एरो बना होगा। ये किसका एरो है, ये रिवर्सिबल का एरो है। रिवर्सिबल कौन से होते हैं, जीरो ऑर्डर होते हैं। एमसीक्यूज के लिए ये भी इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, चूंकि ये माजी के क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। अब इसके बाद बेटा हमारे पास एक मिलती जुलती टर्म आती है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अब इस कॉन्सेप्ट को बेटा जरूर समझ लो, चूंकि यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो, साइंस में एक वैल्यू होती है थ्योरेटिकल वैल्यू और एक वैल्यू होती है प्रैक्टिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब होता है सिर्फ थ्योरी के जरिए कैलकुलेट किया जाता है, उसको प्रूफ नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल वैल्यू का मतलब होता है प्रूफ किया जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि जमीन का वजन कितना है तो आप जवाब देंगे 6 एक्सपोनेंट 24 kg। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बेटा ये बताइए क्या ये प्रैक्टिकली किया गया था, आप कहेंगे नहीं सर, ये थ्योरेटिकली किया गया है। थ्योरेटिकली फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ था F इज इक्वल टू G m1m2/r²। उसमें वैल्यूज पुट करके हमने इसकी डेरिवेशन सीखी थी मैट्रिक क्लास में और आंसर निकाला था 6 एक्सपोनेंट 24 kg। तो ये इस तरह से निकाला गया है सर, ये प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। बिल्कुल वैसे ही ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये हमारे पास प्रैक्टिकल वैल्यू है, यानी जब रिएक्शन परफॉर्म होता है तब पता लगता है हमें। और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी को बेटा अगर मैं डिफाइन करता हूं तो क्या डिफाइन करूंगा, सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स। अब यहां पर मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, 2009 एनटीएस में ये सवाल पूछा गया था कि द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स
present in a chemical reaction is termed as। ऑप्शन ए था ऑर्डर, ऑप्शन बी था मोलिकुलरिटी। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर फौरन टिक कर दिया, चूंकि उनका कॉन्सेप्ट वहां पर ठीक नहीं था और एक नंबर चला गया हमारे लिए। बेटा एक एक नंबर बेहद कीमती है, तो हमें ये मालूम है कि हमारा सही जवाब क्या है। हमें मालूम है कि सही जवाब उस वक्त मोलिकुलरिटी था। ठीक है, आइए अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पर चलते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब है किसके बढ़ाने से और किसके कम करने से रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ सकता है। सिंपल सिंपल एग्जांपल बेटा साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बताइए कि अगर आपको 4 कप चाय बनानी है तो आप 4 कप से हिसाब से सामान लेंगे चाय का। अगर 8 कप बनानी है तो क्या करेंगे, अब 8 कप के हिसाब से लेंगे। अगर 12 कप बनानी है तो क्या करेंगे, 12 कप के हिसाब से लेंगे। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, जितने कम रिएक्टेंट होंगे उतना कम प्रोडक्ट बनेगा। तो पहली क्या बात हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के आगे आप अपनी कॉपी में लिख दोगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आपके नोट्स भी साथ साथ तैयार होते जा रहे हैं और बहुत आराम और सुकून के साथ चैप्टर वाइज आपकी एमकैट की अब तैयारी भी मुकम्मल हो सकती है। अब आइए नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पर। अब इसको यूं समझिए कि आपको मैंने 2 ग्रुपों में तोड़ दिया और मैंने कहा कि आप लोगों का करवाया जाएगा बेटा कुकिंग कंपटीशन। वो ग्रुप जो पहले खाना बनाकर लाएगा वो जीत जाएगा। एक ग्रुप को मैंने दिया मैगी नूडल्स बनाने के लिए और दूसरे ग्रुप को मैंने दी निहारी बनाने के लिए। अब जिसको निहारी मिली वो तो कहेगा ना इंसाफी है सर, निहारी बनने में तो बहुत वक्त लगता है। नूडल्स वाला खुश होगा कि वाह नूडल्स तो जल्दी बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि सर रिएक्टेंट का नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना रिएक्टेंट जो आपने इस्तेमाल किया था वो कैसी सलाहियत रखता है, जल्दी बनता है देर से बनता है, तो उसका भी ताल्लुक होगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। तीसरा आता है टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर का ताल्लुक होगा रेट ऑफ रिएक्शन पर? अगर मैं यहाँ पर आपको लेकर आता हूँ तो बुक को अगर हम देखते हैं तो कंसंट्रेशन में हमने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन varies with the concentration of reactant and according to the law of mass action the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant। जितने ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट होंगे उतना ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन द ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन। इसी में बेटा बात आ गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जिसको हम अभी समझ चुके थे। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने लिखा है कि जो रेट एक्सप्रेशन पे आप कैलकुलेट करते हो उससे हमें मिल जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा हम, ये सब आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सीखा गया है जो थोड़ी देर पहले हमने सीखा था। अब हम यहाँ पर आए थे नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। हमने कहा था द नेचर ऑफ रिएक्टेंट आल्सो अफेक्ट द रेट बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्टिव कोलिजन इज डिफरेंट। सबकी अपनी अपनी है, ये होगा फास्ट होगा, ये होगा स्लो होगा। अब ये केमिस्ट्री की एग्जाम्पल है ना, मैंने आपको जनरल एग्जाम्पल दी थी। नूडल्स जल्दी बनेंगी, निहारी देर से बनेगी। जिसकी ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो रिएक्शन देर से होता है, लिखा है आप लोगों ने, और जिसकी कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वो रिएक्शन जल्दी हो जाता है। अब आए बेटा हम नेक्स्ट इफेक्ट पर, टेम्परेचर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोट करना है बुक में। द रेट ऑफ रिएक्शन आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट। For example, H2 and O2 do not combine at ordinary temperature but combine very rapidly at high temperature। बेटा MCQs के लिए जरूर याद रखना कि H2 और O2 को जब आपने रिएक्ट करवाना होगा तो कैसा टेम्परेचर देना है आपको, हाई टेम्परेचर देना है। As a general rate of thumb, the rate of reaction doubles every 10K rise in temperature। इस बात को भी आपने याद रखना है MCQs के लिए कि जब आप 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। द रीजंस आर, क्या रीजन है, एज टेम्परेचर इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। द राइज इन टेम्परेचर रेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। इट हैज बीन फाउंड बाय रेजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल possessing threshold और activation energy becomes double। As a result, number of effective collision is also doubled and the rate of reaction is also doubled। तो आप कहते हैं कि आपके पास जो चेंज आ रहा है अगर वो 10 का आता है, इसका मतलब है कि आपके पास रिएक्शन डबल होना स्टार्ट हो रहा है। अगला आता है बेटा हमारे पास कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट पर हम दोबारा उस लिस्ट की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम लिखा हुआ देख रहे हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है सर? कैटलिस्ट हमारे पास वो है जो रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है। अब अक्सर आपने देखा होगा घरों में जब खाना बनता है और अगर गोश्त गलाना होता है, आप बारबेक्यू करने जा रहे हैं, गोश्त गलाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि अम्मी कुछ मसाले इस्तेमाल करती हैं, कच्चा पपीता इस्तेमाल करती हैं, कचरी पाउडर इस्तेमाल करती हैं। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे पास कैटलिस्ट है। तो अगर आपने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो आपका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा।
और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल किया गया तो रिएक्शन स्लो होगा। अब आप सोचेंगे कि सर क्या कोई जानबूझकर अपने रिएक्शन को स्लो करना चाहता है? फिर आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ, बर्फ वाले के पास आपने बर्फ देखी होगी। घर में अगर आप अपनी बर्फ को निकाल कर बाहर रखते हैं तो थोड़ी देर में पिघल जाती है। लेकिन क्या बर्फ वाले के पास पिघलती है? नहीं सर, बर्फ वाले के पास नहीं पिघलती। हम खुद हैरान होते हैं कि पूरा-पूरा दिन लेकर बैठता है वो, उसके पास तो बर्फ नहीं पिघल रही, चूँकि उसकी बर्फ के नीचे नमक की तह है, सॉल्ट की तह है और सॉल्ट उसके फ्रीज़िंग पॉइंट को अल्टर करता है, चेंज कर देता है, तो इसीलिए उसका नमक इतना उसकी बर्फ इतना जल्दी नहीं पिघलती। तो उस कैटलिस्ट को क्या नाम देंगे बेटा हम? उस कैटलिस्ट को हम नाम देंगे नेगेटिव कैटलिस्ट का, ठीक है? फिर आता है आइए एक दफ़ा हम कैटलिस्ट को भी देख लेते हैं। बुक भी रीड हो जाएगी। तो आपने कहा सर पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा? दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे MnO2 इस्तेमाल हो रही है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 के लिए, जल्दी करवा देगी। याद रखिएगा कि यानी एग्जाम्पल है आपके पास कचरी पाउडर समझो आपने इस्तेमाल किया है, गोश्त और यहाँ पे कचरी पाउडर इस्तेमाल हुआ है। दे डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसे हम इनहिबिटर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप कहते हो कि अगर ग्लिसरीन को ऐड कर दिया जाए H2O2 में तो देर से वो डिजोल्व होगा, देर से उसकी डिकम्पोजिशन होगी। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया से क्या मुराद है? चलो फिर मैं आपको जनरल समझाता हूँ। आपके घर में पानी गिर गया, उस पानी को आपने अब जल्दी सुखाना है, क्या करेंगे? सर फैला देंगे। जब आप पानी को फैला रहे हैं तो हकीकत में आप पानी का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, और जब पानी का सरफेस एरिया बेटा बढ़ा रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है? पानी का सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से वो जल्दी सूख रहा है। तो मतलब क्या हुआ? जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्ट सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। जितना कम सरफेस एरिया उतना देर से होगा आपका रिएक्शन। आइए बुक में इसको रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि हम, आपने को वो भी याद होगा बेटा जब मार्बल चिप्स के साथ आप क्लास 9th में एक्सपेरिमेंट करते थे, आप चाहते तो मार्बल का पीस भी रख देते, लेकिन मार्बल चिप्स क्यों रखा था आपने? चूंकि मार्बल चिप्स की वजह से क्या हुआ था? मार्बल चिप्स की वजह से सर हमारे पास उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया था, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से रिएक्शन तेज हो गया था। तो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल बेटा दी हुई है हमें। अब यहाँ पर आपको ये चार्ट जरूर याद करना है, पेज नंबर 240 पर इस पर टिक कर रहा हूँ मैं। इसमें एग्जाम्पल दी हुई है रिएक्शन की, कैटलिस्ट की और उसके नेचर की। पॉजिटिव की भी एग्जांपल्स दी हुई है बेटा, नेगेटिव की भी एग्जांपल दी हुई है। इसको ज़रूर याद करना है आपको, चूँकि इसमें से हमें एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। तो फिर लास्ट आते हैं बेटा हम रेडिएशन पर। तो क्या रेडिएशन का इफ़ेक्ट होता है रिएक्शन पर? यस सर, रेडिएशन का भी इफ़ेक्ट होता है। अब जनरल एग्जांपल में अगर मैं आपको कहता हूँ तो प्लांट फोटोसिंथेसिस जब कर रहा होता है तो सनलाइट चाहिए, उसके बगैर उसके पास क्लोरोफिल भी है, उसके पास सब कुछ मौजूद है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, उसको सनलाइट की ज़रूरत है। बिल्कुल वैसे ही कुछ रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, और उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कि वो किस पे डिपेंड करता है? रेडिएशन पर, और हम उसे नाम देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन का। तो ये बेटा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे पास इस चैप्टर के, जिनको हमने एमसीक्यूज के हवाले से भी डिस्कस किया, और हमने कंप्लीट बुक रीडिंग भी की। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को रीड करने के हमारे पास दो मेथड्स होंगे। हम एमकेट की स्ट्रैटेजी भी अगर डिस्कस कर लें तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास दो मेथड्स हैं बेटा कंप्लीट करने के। पहला मेथड होता है पूरी थ्योरी पढ़ना, और दूसरा मेथड होता है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना। हम पहले फेज में तमाम थ्योरी समझ लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, यूनिट्स पढ़ लेंगे, और इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स की भी वो ट्रिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से एमसीक्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे आप में से व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हैं, लेकिन अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली मरतबा इस वीडियो लेक्चर को सुन रहा है और वो चाहता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए ताकि ये वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिलते रहे उन्हें, तो वो 0333224303 पर रब्ता करे ताकि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया बेटा इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।